The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. क्वांटम केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर अभी तक आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो। सबसे पहले मैंने आपके साथ कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की, जैसे कि कम्यूटेटर क्या होता है, हार्मेटिसिटी क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नोमेशन क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है। और इन सब बेसिक्स को कवर करने के बाद आपने पढ़े पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। और पोस्टुलेट्स के अंदर आपको 4 मॉडल्स गिवन है जिनकी स्टडी आप लोग करते हो विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। और सबसे पहले आप लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन को पढ़ा, उसके बाद आपने श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज कर पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल को पढ़ा, हाइड्रोजन एटम मॉडल को पढ़ा और रिजिड टोटल मॉडल को पढ़ा। उसके बाद आपने हाइड्रोजन एटम को दोबारा से पढ़ना स्टार्ट किया, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन का रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉर 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। 1s के लिए और 2s के लिए हम लोग बात कर चुके हैं। आज बात करने वाले हैं कि आखिर आपका 2p ऑर्बिटल का रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, जहां से हम लोग राइज करेंगे एक नए कंसेप्ट को, जो कि आपका होने वाला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसको हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ कैट एक्सपेरिमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, लेकिन उससे पहले इंट्रो। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 34 of quantum chemistry. अभी तक हम लोग 33 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना ही आपको आने वाले लेक्चर समझ में आने वाले हैं। तो क्वांटम केमिस्ट्री को हम एक सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं। अगर आप भी सीरीज के अंदर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में भी आने वाली है और जल्दी आप लोग उसको याद भी कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम आया मेरे चैनल के ऊपर, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया वीडियो अपलोड करूं। उसके बाद आपको क्वांटम केमिस्ट्री को लेक्चर नंबर 1 से फॉलो करना है। लेक्चर नंबर 1 को देखने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना है। वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको क्वांटम केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। स्टार्टिंग से ऑन कर लो, सब कुछ आपको बड़े अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आपको कोई और चैप्टर्स पढ़ने हैं तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हो। मैंने हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो लास्ट क्लास के हम लोग बात कर रहे थे कि आपका 1s ऑर्बिटल के लिए और 2s ऑर्बिटल के लिए आपका जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट होता है वो आपको किस तरीके से दिखने वाला है। आज हम लोग बनाने वाले हैं कि आखिर आपका 2p ऑर्बिटल का रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा दिखेगा। उसके बाद 2s ऑर्बिटल को उठा के लेकर आएंगे, 2p को लेकर आएंगे, दोनों के कर्व क्या कर देंगे, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और वहां से राइज होगा हमारा एक नया कंसेप्ट सुपरपोजिशन का, जिसको हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ कैट एक्सपेरिमेंट। तो बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं मुझे कह देंगे कि सर आप 34 लेक्चर पढ़ा रहे हो क्वांटम केमिस्ट्री का, बट अभी तक आपने कैट एक्सपेरिमेंट की बात नहीं की क्योंकि अभी तक उसकी जरूरत नहीं थी। और जिस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर ने कैट एक्सपेरिमेंट दिया था वो बात हम लोग करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सीधा कैट एक्सपेरिमेंट आया उसके बाद क्वांटम केमिस्ट्री आई। पहले क्वांटम केमिस्ट्री बहुत इवॉल्व हो चुकी थी, उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए श्रोडिंगर ने कैट एक्सपेरिमेंट का रिलेशन दिया था। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं कि आपका जो 2p ऑर्बिटल है इसका रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपके पास कैसा होता है। तो इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है अपने वेव फंक्शन के रेडियल पार्ट की, यानी कि आपको जरूरत पड़ने वाली है R21 की। 2 आपके पास यहां पर क्या है, जो इसका यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। p के लिए L की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1 होती है, यानी कि आपको जरूरत पड़ने वाली है R21 की। और R21 को कैसे निकालते हैं ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आपका R21 क्या होता है, सम कांस्टेंट इनटू में R अपॉन में a नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस R अपॉन में 2a नॉट। ये फंक्शन आपको याद होने चाहिए। अगर मैं पूछ रहा हूं आपसे 1s ऑर्बिटल के लिए तो आपको पता होना चाहिए, 2s के लिए पूछूंगा तो आपको पता होना चाहिए, 2p के लिए पूछूंगा आपको पता होना चाहिए। इस फंक्शन को लिख सकते हो आप लोग, और उसके बाद आपने इस फंक्शन के साथ और इस R के साथ आपने ग्राफ प्लॉट किया था, कुछ इस टाइप का आपको ग्राफ दिखा था। और उसके बाद आपने इस R21 को स्क्वायर किया, उसका ग्राफ देखा R के साथ, तो वो ग्राफ भी आपको कुछ इसी टाइप का दिखा था। बस इसकी पीक जो है थोड़ी सी क्या हो जाएगी, वो ऊपर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर आपने क्या किया है, स्क्वायर किया है। तो जब हमने पढ़ा था 1s ऑर्बिटल के लिए और 2s ऑर्बिटल के लिए, वहां पे मैं आपसे कह रहा था कि R=0 के ऊपर आपका जो ग्राफ है वो मैक्सिमा से शुरू हो रहा है। इसीलिए हम लोग वहां पर कहां गए थे, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, यानी कि हम लोग कहां पहुंच गए थे, R² इनटू में R² ऑफ 20 या फिर R² ऑफ R² का
10। इनके लिए हम लोगों ने क्या किया था, इसको यूज करके हमने क्या बनाए थे, ग्राफ बनाए थे। तो अगर मैं वहां पर इसका यूज कर रहा हूं और मैं कह रहा था कि जो आपके पास बेसिकली जो ग्राफ होता है आर स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर एनएल का, वही ग्राफ आपको बताता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर आप लोग डायरेक्टली अपने डिटेल पार्ट को स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, इससे आप लोग क्या निकालते हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालते हो। तो अगर 1s के लिए था, 2s के लिए था, तो वो 2p के लिए भी होगा और आने वाले सभी ऑर्बिटल के लिए होगा। यानी कि अगर आपको रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन देखना है इलेक्ट्रॉन का, तो आपको यूज करना पड़ता है अपना फंक्शन स्मॉल r का स्क्वायर कैपिटल R का स्क्वायर, यानी कि आपको r स्क्वायर और r स्क्वायर का फंक्शन ही लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते हो आप लोग कि अब यहां पर आपके पास ओरिजिन के ऊपर फंक्शन 0 हो रहा है तो आप लोग इसी को क्या बोल दो, प्रोबेबिलिटी बोल दो। ऐसा नहीं होने वाला है। प्रोबेबिलिटी आपका क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी आपका हमेशा यही रहेगा, आपको अपने रेडियल पार्ट को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और ये r स्क्वायर आपके पास कैसा आया था, वॉल्यूम एलिमेंट के पास से आया था। तो अगर आपको 2p ऑर्बिटल के लिए अपने रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन को निकालना है तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, अपने r स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप लोग क्या बोलते हो, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन बोलते हो, या फिर आप उसको बोल सकते हो RDF, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप लोग इसे बोल सकते हो। तो फंक्शन आपके पास है, आप लोग यहां पर क्या बनाने वाले हो, ग्राफ बनाने वाले हो। तो ग्राफ यहां पर भी आपके पास सेम टाइप का ही आएगा, क्योंकि फंक्शन आपके पास यहां पर कैसा है, r की पावर 4 e रेज़ टू द पावर माइनस r अपॉन में a नोट। इसको आप लोग लिख सकते हो r स्क्वायर का स्क्वायर e रेज़ टू द पावर माइनस r अपॉन में a नोट। और ये वाली फॉर्म और जो आपके पास यहां पर ऊपर फॉर्म लिखी हुई थी मैंने यहां पर, ये वाली फॉर्म दोनों आपके पास क्या है, सेम ही है। तो आपके पास ग्राफ भी क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, बस पीक थोड़ी सी और ऊपर हो जाती है, क्योंकि यहां पर आप लोग एक बार और स्क्वायर कर रहे हो, या फिर आप लोग क्या कर रहे हो, इस r स्क्वायर का एक बार और स्क्वायर कर रहे हो। तो आपके पास ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। ग्राफ बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्राफ आपके पास आ गया, आपको पता चल गया कि यहां पर इस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है, ये आपके पास क्या है, मैक्सिमम है। यानी कि अगर आप लोग यहां से ड्रॉ करोगे अपने एक्सिस के ऊपर लाइन, तो जो आपको यहां पर r मिलने वाला है, सो आप लोग क्या बोलते हो, r मोस्ट प्रोबेबल बोलते हो। मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज जाकर देख लीजिए, क्योंकि 2s ऑर्बिटल के RDF कर्व को मैं आज डायरेक्टली यूज करूंगा, जिसको एक्सप्लेन मैंने किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। और अगर आपको इस RMP को निकालना तो क्या करना पड़ता है, आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा r के रिस्पेक्ट में। उसके बाद आप लोग क्या कर दो, इसको 0 के बराबर पुट कर दो, और जिस भी वैल्यू के ऊपर ये 0 आ रहा है, तो या तो वो बाउंड्री कंडीशन होने वाली है, या फिर वो नोड होने वाले हैं, या फिर वो आपके पास मैक्सिमा या मिनिमा होने वाले हैं। तो अगर आपको नोड निकालने होते हैं तो नोड के लिए आप लोग क्या करते हो, डायरेक्टली फंक्शन को 0 के बराबर पुट कर देते हो। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर फंक्शन को 0 के बराबर पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, या तो r आपका 0 हो जाए, या फिर आपका r क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। यानी कि यहाँ पर आपको नोड देखने को नहीं मिलने वाले हैं, तो नोड नहीं आएंगे। फिर आप लोग क्या करोगे, इस RMP को निकालने के लिए अपने फंक्शन को करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, उसको 0 के बराबर पुट करोगे। बाउंड्री कंडीशंस को साइड में रखते हुए जिन भी वैल्यूज के लिए आपके ऊपर ये फंक्शन 0 हो गया, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो गया, उसके ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या आने वाली है, RMP आने वाली है। तो इस चीज को मैंने आगे जाकर सोल्व किया हुआ है। टू गेट RMP वी यूज मैक्सिमा एंड मिनिमा कंडीशन, यानी कि d/dr ऑफ PR21 इज इक्वल टू 0। इस PR की मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, r स्क्वायर 21। इसके बाद मैंने स्कोर खोल दिया है, क्या बन जाएगा, कुछ कांस्टेंट इनटू में r की पावर 4 डिवाइडेड बाय a नोट का स्क्वायर e रेज़ टू द पावर माइनस r अपॉन में a नोट। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, इधर 0 के पास ले जाओगे कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, d/dr ऑफ r की पावर 4 e रेज़ टू द पावर माइनस r अपॉन में a नोट। तो ये क्या हो जाएगा पास फर्स्ट फंक्शन, क्या हो जाएगा पास सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन करना आपको आता है, लेक्चर नंबर 34 चल रहा है। अब आपको आगे जाकर मैं डिफरेंशिएशन नहीं कराने वाला हूं, बहुत सिंपल वाले। तो जैसे ही आप लोग यहां पर इसको डिफरेंशिएट करोगे, कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो जैसे ही आप लोग यहां पर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, आपके पास कुछ इस टाइप की टर्म निकल जाएगी। और यहां तक पहुंचने के बाद मैंने क्या किया हुआ है, r³ e रेज़ टू द पावर माइनस r अपॉन में a नोट को मैंने ले लिया कॉमन, इनटू में आपके पास क्या बच जाएगा, इनटू में माइनस का r अपॉन में a नोट प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 होगा कब होगा, जब या तो ये 0 हो जाए या फिर आपका ये वाला पोर्शन 0 हो जाए। अगर ये 0 हो रहा है तो यानी कि आपका r क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि आपका r क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। और ये दोनों कंडीशन आपके पास कैसी है, बाउंड्री कंडीशन है, तो इसको आप लोग क्या कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे। और यहां से आपके पास क्या निकलेगा, r इज इक्वल टू 4a नोट, यानी कि आपके पास ये क्या आने वाला है, मैक्सिमा आने वाला है। यानी कि 2p ऑर्बिटल के लिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा आपके पास क्या आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस आएगा आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास 4a नोट आ रहा है। याद रखना ये मैक्सिमा वैल्यू निकल कर आई है, लेकिन ये वैल्यू कोरस्पोंडिंग है RMP के, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस के। अब आपको ये चीजें यहां पर पता होनी चाहिए, 1s के लिए आपके पास मोस्ट प्रोबेबल कहां पर आ रहा था, 2s के लिए कहां पर आ रहा था, और आपका 2p के लिए कहां पर आ रहा था। इन तीनों ऑर्बिटल के लिए जितने भी ग्राफ के अंदर मैंने जो चीज यूज किया है वो सारी चीजें आपको अब याद होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके पास कैसा आ सकता है, क्वेश्चन के अंदर वो आपको अपने आप से कोई भी वेव फंक्शन दे देगा, जरूरी नहीं है वो लिख कर देगा कि 1s का है, 2s का है या फिर
2p का है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि वो आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि 2p ऑर्बिटल के लिए आपका जो RMP है वो किस पोजीशन के ऊपर आएगा, 1s ऑर्बिटल के लिए आपका जो RMP है वो किस पोजीशन के ऊपर आएगा, 2s ऑर्बिटल के लिए जो आपका आउटर मैक्सिमा है वो किस पोजीशन के ऊपर आएगा, 2s ऑर्बिटल के लिए आपका जो इनर मैक्सिमा है वो आपके पास किस पोजीशन के ऊपर आएगा। या फिर वो आपको अपनी तरफ से कोई भी वेव फंक्शन दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि उसका RMP किस पोजीशन के ऊपर आने वाला है। और अगर वो आपको इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन देगा, इसका मतलब वो आपको एक वेव फंक्शन देगा r, थीटा और फाई के अंदर। और अगर आपको RMP निकालना होता है तो आप लोगों को सिर्फ रेडियल वाला पार्ट ही चाहिए होता है, आपको थीटा वाला और फाई वाला नहीं चाहिए होता है। लेकिन अगर उसने अपने फंक्शन के अंदर आपको थीटा भी दे दिया, फाई भी दे दिया, तो आपका फंक्शन बन जाएगा बहुत बड़ा और उस बड़े फंक्शन को देखकर एग्जाम के अंदर आप लोग डर जाओगे, RMP को नहीं निकालने वाले हो। लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है, इतनी क्वांटम कर लिए तो सब कुछ बहुत ईजी है। अगर थीटा और फाई वाला पार्ट है भी और जब आप लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे तो थीटा और फाई वाला पार्ट तो कांस्टेंट बनकर बाहर निकल कर क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ रेडियल पार्ट के ऊपर ही आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो जो भी आपका रेडियल पार्ट होता है, जो भी आपका रेडियल पार्ट होगा इसके अंदर से, उसको स्मॉल r² से मल्टीप्लाई करो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू r। और जैसे ही आप लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जो आपका साई r थीटा फाई है, थीटा बाहर निकल जाएगा, फाई बाहर निकल जाएगा, आप बचेगा पास सिर्फ और सिर्फ साई r बच जाएगा। स्मॉल r² बाहर है, आपको डिफरेंशिएट करना है, 0 के बराबर पुट करना है, जिस भी r के ऊपर वो 0 आ रहा है। याद रखना, बाउंड्री को छोड़ देना, 0 को छोड़ देना, इन्फिनिट को छोड़ देना। जिस भी r के ऊपर आपके पास आ रहा है वो आपको r क्या दे रहा है, आपको RMP दे रहा है। अगर दो वैल्यूज आएंगी तो पहले इनर मैक्सिमा, फिर आपके पास आउटर मैक्सिमा। तो इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है अगर वो आपसे पूछा जाता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोग अपने 2s ऑर्बिटल ग्राफ को और 2p ऑर्बिटल ग्राफ को एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो आपके पास यहां पर एक इस टाइप का ग्राफ आने वाला है। पहले आप लोग यहां पर समझने की कोशिश कीजिए मैंने किस तरीके से इसको बनाया हुआ है। मैंने यहां पर लिया हुआ है ग्रीन पेन से लिया हुआ है मैंने 2s ऑर्बिटल के लिए, और मैंने यहां पर ब्लू पेन से किसके लिए लिया हुआ है, 2p ऑर्बिटल के लिए। पहले समझते हैं कि आखिर 2s का आपके पास कैसा आता है। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि 2p का आपके पास ग्राफ कुछ इस टाइप का आने वाला है। एक आपके पास आएगा इनर मैक्सिमा, फिर आपके पास क्या आएगा, आउटर मैक्सिमा आएगा। तो ये ग्राफ आपको पता है, आपने कहा था कि जो आपका इनर मैक्सिमा कितने के ऊपर आएगा, ये आएगा आपके पास 0.76 a नोड के ऊपर। उसके बाद 2a नोड के ऊपर एक नोड आता है और आपके पास 5.24 a नोड के ऊपर क्या आएगा, आपके पास आउटर मैक्सिमा आएगा। तो ये बात थी हमारे पास 2s ऑर्बिटल के लिए। अब बात करता हूं 2p ऑर्बिटल जो हमने अभी बनाया है। तो 2p ऑर्बिटल ग्राफ आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। आपके पास यहाँ पर क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही मैक्सिमा आएगा जो कि आपका आ रहा था 4a नोड के ऊपर। तो दोनों ही ग्राफ को आपने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इस डिस्टेंस के ऊपर है और यहाँ पर प्रेजेंट, तो आप लोग क्या बोल दोगे कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन आपके पास कहाँ पर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपके पास 2s ऑर्बिटल के अंदर है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन आपके पास कहाँ पर आने वाला है, 2p ऑर्बिटल के अंदर आने वाला है। लेकिन अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अब बताओ कि मुझे ये 2s ऑर्बिटल के अंदर है या फिर 2p ऑर्बिटल के अंदर है, तो आप लोग बोल दोगे कि ये 2s के अंदर भी है और ये 2p के अंदर भी है। यानी कि आप लोग ये कह रहे हो कि आपके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 2s के अंदर भी है और 2p के अंदर भी है। जब आप लोग इसे कैलकुलेट करोगे, जब आप लोग इसे ऑब्जर्व कर लोगे, तो आप लोग लास्ट में कैलकुलेट करके निकालोगे कि या तो वो 2s में होगा या फिर वो 2p के अंदर होगा। लेकिन जब तक आप लोग ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक आप लोग सिर्फ यही बोल सकते हो कि वो 2s के अंदर भी है और 2p के अंदर भी है अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो ये चीज यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आ रही है कि आपका इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम के ऊपर दो पोजीशन के ऊपर रह सकता है अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन ना करो। तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको दो पोजीशन नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ एक ही पोजीशन मिलेगी, या तो 2s मिल जाएगा या तो 2p मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन नहीं की है तो जब तक आप लोग क्या बोलोगे, यही बोल सकते हो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो 2s के अंदर भी हो सकता है और 2p के अंदर भी हो सकता है। अब इस चीज को एक्सप्लेन किया था कैट एक्सपेरिमेंट के द्वारा। अब कैट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या कहा गया था, कैट एक्सपेरिमेंट के अंदर कहा गया था कि आपके पास कोई कमरा होगा, इस कमरे के अंदर क्या होगा, आपके पास कैट होगी और आपने यहां पर क्या कर दिया, पॉइजन को भी आपने यहां पर पुट कर दिया। और अभी मेरा कमरा क्या यहां पर बंद है, आप लोग कहां पर हो, कमरे से बाहर हो, और आपसे पूछा जाए कि अभी जो आपकी कैट है वो जिंदा होगी या फिर जिंदा नहीं होगी। तो अगर आप लोगों ने कमरा खोलकर देखा नहीं है, यानी कि आप लोगों ने ऑब्जर्वेशन नहीं की है, तो आप बाहर से यही बोल सकते हो कि भाई आपकी कैट जिंदा भी हो सकती है और वो मर भी सकती है। जिंदा कब रहेगी, जिंदा रहेगी अगर उसने वो जहर नहीं खाया हो या फिर उस जहर ने उसके ऊपर असर ना किया हो। मर कब जाएगी, जब उसने वो जहर खा लिया हो। तो यहां पर आपके पास दो पॉसिबिलिटी रह सकती है। कैट एक्सपेरिमेंट को दोबारा डिस्कस करेंगे, पहले मैंने कुछ और बातें लिखी हुई है वो भी मैं आपको यहां पर पहले
मैं समझा देता हूं। तो बेसिकली अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, मान लीजिए इस पोजीशन के आपका इलेक्ट्रॉन है, आप कह रहे हो कि वो 2s के अंदर भी है और वो 2p के अंदर भी है, तो इस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन आप लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो? क्या आप वेव फंक्शन को लिखते वक्त 2s का लिखोगे, या फिर आप लोग 2p का लिखोगे, या फिर आप दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को लोगे? तो यहां पर आपको दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को लेना पड़ेगा। अगर आप लोग इस इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ता है C1 psi2s प्लस C2 psi2p, यानी कि आपने यहां पर क्या लिया है? लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है। जितने भी ऑर्बिटल्स के बीच में यहां पर क्या हो रहा था? सुपर इंपोजिशन हो रहा था। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इसका वेव फंक्शन आप लोग कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे आप लोग वेव फंक्शन सिंपल psi ऑफ 2s का। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन आपका यहां पर है तो आप लोग उसे क्या लिखते हो? C1 psi ऑफ 2s प्लस C2 इंटू में psi ऑफ 2p। अब ये C1 और C2 आपके पास यहां पर क्या है? कोफिशिएंट है, जो कि आपको ये बताएंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी कहां पर रहने की ज्यादा है। अगर आपके C1 की वैल्यू 0.60 है और आपके C2 की वैल्यू 0.40 है, इसका मतलब 40% चांसेस है कि वो 2p के अंदर है और 60% चांसेस है वो 2s के अंदर है। यानी कि जो कोफिशिएंट आप लोग यहां पर अपने वेव फंक्शन के आगे ले रहे हो, ये कोफिशिएंट बताते हैं कि उस पर्टिकुलर वेव फंक्शन के अंदर रहने के लिए अगर C1 आपको बताएगा कि 2s के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी कितनी है और C2 आपको बताएगा आपके पास 2p के अंदर रहने की पॉसिबिलिटी कितनी है। इस चीज को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। अगर आपके पास दो ऑर्बिटल हैं, 2s है और 2p है, यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा 2s के अंदर, यहां पर कहां है? 2p के अंदर है। लेकिन ये आप लोग डिसाइड करोगे, आप लोग क्या कर लिया? ऑब्जर्वेशन कर लिया। जैसे ही आप लोग अपना कमरे को खोलोगे आप बता पाओगे कि कैट जिंदा है या फिर कैट मर गई। सेम उसी तरीके से अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, अपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड आउट आप लोग करोगे तो आप लास्ट के अंदर फाइंड आउट कर लोगे कि वो 2s के अंदर है या फिर 2p के अंदर है। लेकिन अगर आप लोग ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हो तो आपको ये कंडीशन लेनी पड़ेगी कि आपका इलेक्ट्रॉन इस रीजन के अंदर है, वो 2s के अंदर भी हो सकता है और वो 2p के अंदर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि C1 कितना है और आपका C2 कितना है, और इस C1 और C2 के कुछ फॉर्मूले याद करेंगे और यहां से आपके पास क्वेश्चंस आने लग गए हैं CSIR नेट के अंदर 2013 के बाद। फिजिक्स के अंदर आपके पास बहुत पहले से ही आ रहे थे सुपरपोजिशन के ऊपर, लेकिन नेट के अंदर आपके पास 2013 के अंदर भी आया, 2015 में भी आया, 17 के अंदर भी आया है। तो अब यहां से क्वेश्चंस आपके पास बहुत ही ज्यादा आने वाले हैं। यानी कि अगर आपको बताना है कि आपका इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर है या फिर 2s के अंदर है, यानी कि आपको सर्टेन वैल्यू चाहिए, वी हैव टू ब्रेक द सुपरपोजिशन। यानी कि आपको कमरा खोल के चेक करना पड़ेगा कि आपकी कैट जिंदा है या फिर मर गई। इसको एक्सप्लेन किया था कैट एक्सपेरिमेंट से, और ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है क्वांटम केमिस्ट्री का। बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, इसके बिना क्वांटम केमिस्ट्री को आप लोग आगे नहीं पढ़ सकते। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत ही एक बेसिक फंडामेंटल कंडीशन होती है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर कैट एक्सपेरिमेंट के अंदर श्रोडिंगर आपसे क्या कह रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक बंद कमरा है, इस कमरे के अंदर आपके पास क्या रखी हुई है? एक कैट रखी हुई है, और कैट के साथ आपने क्या रख दिया? एक पॉइजन भी रख दिया है। और आपने क्या कर दिया? कमरे को कर दिया बंद, और आपसे पूछ लिया जाए कि वो कैट जिंदा है या फिर मर गई है। तो अब ये बहुत सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैट जिंदा होने वाली है या फिर मर जाने वाली है। सबसे पहली बात, अगर वो जहर खाएगी तो मरेगी, लेकिन अगर जहर नहीं खाया तो वो जिंदा रहेगी। यानी कि कैट इज अलाइव और डेड इज एक्चुअली डिपेंड्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कैट को भूख नहीं लग रही। अगर कैट को भूख नहीं लगेगी तो वो जहर खाएगी नहीं। जहर क्या, वो कुछ भी नहीं खाएगी। अगर उसको भूख नहीं लग रही तो वो जिंदा रहेगी। अगर मान लो कैट को बहुत भूख लग रही है लेकिन आपने पॉइजन ऐसे खाने में डाल के दिया जो कैट नहीं खाती है, तब भी वो जहर नहीं खाएगी। अगर उसको भूख नहीं लग रही लेकिन आपने ऐसे खाने के अंदर जहर दे दिया जो कैट को बहुत पसंद है, तो वो उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेगी और मर जाएगी। यानी कि बहुत से पैरामीटर ऐसे हो सकते हैं जो कि डिपेंड करें कि वो कैट जिंदा है या फिर वो कैट मर गई है। और अगर आप लोग कमरे को अगर आप लोग उस कमरे को खोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा वो कैट जिंदा है या फिर मर गई है। तो अगर आपको पता करना है तो आपको सुपरपोजिशन को ब्रेक करना पड़ेगा। यहां पर सुपरपोजिशन चल रहे हैं कि वो जिंदा है या फिर डेड है, तो इन दोनों बीच में आपके पास यहां पर क्या हो रहा है? सुपरपोजिशन हो रहा है। अगर आपको इस सुपरपोजिशन को ब्रेक करना है तो आपको इस कमरे को खोलकर ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी, और जैसे ही आप लोग कमरे को खोलोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी, या तो वो जिंदा होगी या फिर वो मर जाएगी। लेकिन अगर आप लोग कमरा नहीं खोलते हो और कमरा आपका बंद है तो उस कंडीशन में आप लोग क्या बोल सकते हो? अंटिल वी डोंट ऑब्जर्व वी कैन ओनली टेक पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। आपको सारे के सारे पॉसिबल आउटकम यहां पर लेने पड़ेंगे, और यहां पर आपके पास होने वाले हैं दो आउटकम, एक क्या जिंदा और एक क्या आपके पास मर गई। तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा? फंक्शन आपका बन जाएगा C1 psi ऑफ अलाइव प्लस C2 psi ऑफ डेड। और अब मैं मानकर चलता हूं कि मान लीजिए बिल्ली को जो है वो बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और आपने जो जहर है वो ऐसे खाने में दिया जो बिल्ली को बहुत ज्यादा पसंद है, तो ऐसी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी अब कि वो बिल्ली उस जहर को खाने वाली है। यानी कि ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी हो जाएगी? कि वो बिल्ली मर गई है। यानी कि इस
फंक्शन के अंदर आपके पास जो C2 की वैल्यू है ये आपके पास ज़्यादा हो जाएगी और C1 की वैल्यू पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि बिल्ली को जो है बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही और आपने जहर ऐसे खाने में डाल के दिया जिसको बिल्ली नहीं खाती है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बिल्ली उस जहर को नहीं खाएगी और जिंदा रहेगी। और अगर वो जिंदा रहेगी तो आपके पास अब क्या हो जाएगा, इस C1 की वैल्यू बढ़ जाएगी और C2 वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी। यानी कि C1 और C2 जो कि क्या होते हैं आपके पास कोएफिशिएंट्स होते हैं, अब ये डिसाइड करने वाले हैं कि आपका फंक्शन के अंदर कौन सा पार्ट डोमिनेट करने वाला है। और डोमिनेंट कौन सा पार्ट करेगा ये आपको तब पता चल जाएगा जब आपको ये पता हो कि उसका बिहेवियर क्या होने वाला है, यानी कि आपकी कैट भूखी है या फिर आपकी कैट जिंदा है। इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ कैट एक्सपेरिमेंट से नहीं, आप किसी और चीज के साथ भी इसको रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए क्या है, आपके पास छोटू है, छोटू बंद कमरे के अंदर है और आप लोग कमरे के बाहर हो और आपसे पूछा जाए कि छोटू कमरे के अंदर क्या कर रहा है, तो कमरे के अंदर वो कुछ भी कर सकता है। कमरे के अंदर वो रेस्ट कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है, डांस कर सकता है, टीवी देख सकता है या फिर यूट्यूब देख सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। जब तक आप कमरा खोलकर नहीं देख रहे हो तो आपको अगर उस छोटू के वेव फंक्शन को लिखना है तो आप लोग कैसे लिखोगे, C1 साई ऑफ रेस्ट, C2 साई ऑफ स्टडी प्लस C3 साई ऑफ डांस प्लस C4 साई ऑफ टीवी प्लस C5 साई ऑफ यूट्यूब। अब मान लीजिए छोटू का कल पेपर है, तो अगर उसका कल पेपर होगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो पढ़ रहा होगा। अगर वो पढ़ रहा होगा तो C2 के पास वैल्यू क्या हो जाएगी, पास इंक्रीज हो जाएगी, बाकी सब क्या हो जाएंगे पास छोटे हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि छोटू का आज ही पेपर खत्म हुआ है और वो कल रात को बहुत ज्यादा पढ़ रहा था। अगर वो कल रात को बहुत ज्यादा पढ़ रहा था तो बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कि आज वो रेस्ट कर रहा होगा। तो इस केस में आपका C2 क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा और C1 आपके पास क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आपका वेव फंक्शन क्या होने वाला है ये डिपेंड करता है कि उस चीज के ऊपर, यानी कि छोटू क्या क्या चीजें कर सकता है। वो रेस्ट कर सकता है, वो स्टडी कर सकता है, वो डांस कर सकता है, वो टीवी देख सकता है। यानी कि जितनी भी पॉसिबल स्टेट है आपको सारी की सारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद उस स्टेट का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपको ये बताएगा कि कितनी पॉसिबिलिटी है उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए। इस चीज को मैंने यहां पर अच्छे से स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको क्या होता है। तो सबसे पहले तो इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल वही होते हैं जिनके बिना आप लोग उस पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं पढ़ सकते। क्वांटम केमिस्ट्री को आप बिना सुपरपोजिशन के नहीं पढ़ सकते। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जब हम लोग आगे क्वांटम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सुपरपोजिशन लेकर चलना ही पड़ेगा। द स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज जनरली डिस्क्राइब्ड बाय टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स ऑफ सिस्टम इनटू कंसीडरेशन। अगर आप लोग छोटू को सिस्टम मान रहे हो और उसको कंसीडर कर रहे हो तो आपको छोटू के सारे पॉसिबल स्टेट लेने पड़ेंगे। आपको रेस्ट भी लेना पड़ेगा, स्टडी भी लेना पड़ेगा, डांस भी लेना पड़ेगा, टीवी भी लेना पड़ेगा। यानी कि आपको सारे के सारे स्टेट्स का क्या करना पड़ेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। यानी कि द स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, छोटू एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन की स्टेट को डिफाइन करना है, द स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज जनरली डिस्क्राइब्ड बाय टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स ऑफ सिस्टम इनटू कंसीडरेशन। और अगर मैं यहां पर इस ग्राफ को दोबारा से देखता हूं और आपसे पूछता हूं कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन कहां पर है, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर प्रेजेंट है, तो आप लोग क्या कहोगे, आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये 2s के अंदर भी हो सकता है और 2p के अंदर भी हो सकता है। और अगर आपको इसके वेव फंक्शन लिखना है तो क्या लिखोगे आप लोग, इसको लिखोगे C1 ऑफ साई ऑफ 2s प्लस C2 ऑफ साई ऑफ 2p। यानी कि जितनी भी आपका पॉसिबल स्टेट है, 2s भी पॉसिबल है, आपके पास क्या है 2p पॉसिबल है, और आपको क्या करना पड़ेगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तभी आप लोग इस इलेक्ट्रॉन के साई को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस लाइन को दोबारा से पढ़ देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आई होप कि आपको समझ में भी आ गई होगी। बट आपको समझ में नहीं आई तो आप लोग नीचे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसे और भी अच्छे से समझा सकूं। तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है द स्टेट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इज जनरली डिस्क्राइब्ड बाय टेकिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स ऑफ सिस्टम इनटू कंसीडरेशन। आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड द वेव फंक्शन अकॉर्डिंग टू सुपर इंपोजिशन पॉसिबल क्या हो जाएगा पास, साई इज इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 प्लस एस ऑन। जितनी भी उसके अंदर पॉसिबल स्टेट होगी वो सारी आपको यहां पर क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। वेयर साई 1 साई 2 साई 3 एंड सो ऑन आर द पॉसिबल स्टेट्स दैट मे बी अटेन्ड बाय द सिस्टम एंड C1 C2 C3 आर द कोएफिशिएंट दैट जनरली डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग ए पर्टिकुलर स्टेट बाय दैट सिस्टम। तो इस चीज को अब आपको ध्यान रखना है आगे क्वांटम को पढ़ने के लिए। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, और इसके ऊपर से आपके पास अब क्वेश्चंस आने लग गए हैं। CSIR नेट के अंदर भी, गेट के अंदर पहले से ही आ रहे थे और जैम के अंदर भी आपके पास यहां से क्वेश्चन आने लगे, लेकिन वो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वहां से भी आपके पास क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चंस को भी आपको कराऊंगा और सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के क्वेश्चंस को भी आपको कराऊंगा। लेकिन पहले हम लोग इस कंसेप्ट को लेकर थोड़ा सा और कुछ सीखेंगे, कुछ और बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के और सुपर
नंबर पोजीशन के साथ में। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपने यहाँ से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कोई ना कोई कमेंट आपको जरूर छोड़ना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करना है। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सब्सक्राइब करना है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो या फिर पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस, ताकि आपके सपोर्ट की हेल्प से हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज लाते रहें एकदम फ्री। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।